गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत ही जल्द अपना इंडियन पॉलिटी का क्लास स्टार्ट कर दूंगा, अपना जो इंडियन पॉलिटी का कोर्स है मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा। तो आज फाइनली मैं करने वाला हूँ। और इस कोर्स को अटेंड करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग से कि आप तीन चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर डाल के रखना। ये जो लेक्चर मैं लूँगा उसके बाद भी आपको एटलीस्ट 2 बार पॉलिटी की बुक पढ़नी होगी। अगर आप 2 बार पॉलिटी की बुक नहीं पढ़ते हो तो आप 100% समझ नहीं पाओगे, क्योंकि जो लक्ष्मीकांत का बुक है काफ़ी अराउंड 1000 पेज का बुक है। अगर आप एक एक पन्ना एक एक लाइन अगर ठीक से खुद नहीं पढ़ोगे तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे जो बेसिक कंसेप्ट है जो मुझे लगता है कि एक बिगिनर्स को समझने में या फिर किसी भी लोग को समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, मैं उसको अपने तरफ से कोशिश करूँगा कि मैं क्लियर कर दूँ। तो और दूसरा बात, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने माइंड में एक बार डाल लो, कुछ भी हो जाए आपको हर रोज़ 8 घंटा पढ़ना है। और तीसरी बात, रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। अगर ये तीन काम अगर आप करते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इंडियन पॉलिटी की जो क्लास है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगी और आप काफ़ी ज़्यादा गेन कर पाओगे इस लेक्चर से। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है ऋतुराज और जो मैं सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है इंडियन पॉलिटी। तो चलो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं अपना क्लास। पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने से पहले हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिशर्स कब आए और एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे देश में पहले राजा का शासन हुआ करता था। तो उस वक्त कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं था हमारे पास जिसके थ्रू हम किसी कंट्री को गवर्न कर सकें या फिर किसी एरिया को गवर्न कर सकें। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए तो उन्होंने एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाया जिसके थ्रू वो कंट्री को गवर्न करने की शुरुआत करते हैं। और आप सबको पता होगा कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट सिस्टम पहले ही आ चुका था। तो उनके लिए काफ़ी ये नई बात नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर इस सिस्टम को इंडिया में भी अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलो एक थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में दे देता हूँ। सबसे पहले ब्रिटिशर्स 1600 में इंडिया आते हैं। फिर आप सबको पता होगा 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। और उसके बाद बंगाल के ऊपर ब्रिटिशर्स का पूरा कब्जा हो जाता है, या फिर यूं कहें कि उन्होंने उसके गवर्नेंस के ऊपर, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में पूरा कंट्रोल कर लिया। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक ट्रेडिंग कंपनी थी। और आप इमेजिन करो, एक ट्रेडिंग कंपनी इतना ज़्यादा ग्रोथ कर रही है तो कुछ ना कुछ करप्ट प्रैक्टिस का भी फॉलो कर ही रही होगी। तो ये बात जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को पता चला तो ये बात जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को पता चला तो उन्होंने सोचा कि हमें एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए, एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए जो हमारी कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अफेयर्स को, उसके वर्किंग को कंट्रोल कर सके। तो पहला एक्ट जो आया उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये 3 मायनों में इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप लिया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कि हम कंपनी के स्टेप्स को कंट्रोल कर सकें और रेगुलेट कर सकें। आप जैसा कि देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकें और रेगुलेट कर सकें। ओके, फिर हमने क्या देखा कि डिफाइन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। कंपनी पहले ट्रेड कर रही थी लेकिन अब उसके हम फंक्शन को डिफाइन करें कि कंपनी ये काम करेगी, कंपनी ऐसे काम करेगी। फिर फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसका मतलब सीधा ये हुआ कि पहले हमारा देश बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था, हर जगह का डिफरेंट रूल होता था, हर जगह का डिफरेंट किंग होता था। लेकिन अब जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था सबके लिए एक कानून होने वाला है। मतलब एक स्टेप था टू यूनिफाई आवर कंट्री, टू यूनिफाई ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इसका फीचर्स क्या था? जैसा कि हम सबको पता है, बंगाल उस टाइम काफ़ी प्रॉस्पेरस स्टेट था और ब्रिटिशर्स का कंट्रोल उसके ऊपर हो चुका था। तो ऑब्वियसली जो गवर्नर थे बंगाल के, उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है। और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फॉर्मेशन किया गया। मतलब एक गवर्नर जनरल है हमारे और एक टीम बनाई गई जिसमें 4 मेंबर होंगे जो उनको एडवाइस करेंगे, उनका हेल्प करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करने में। जो सबसे पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेरेन हास्टिंग्स, ये नाम आपको याद होना चाहिए।
मान सकते हैं कि यूपीएससी नहीं पूछेगी, लेकिन अगर आप किसी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में अपीयर होते हैं तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देन द आंसर विल बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। और जैसा कि हम सबको पता था, जो कोलकाता हुआ, बॉम्बे हुआ और मद्रास हुआ, यहाँ पर ब्रिटिशर का कंट्रोल हो चुका था, लेकिन जो बंगाल के जो गवर्नर थे काफ़ी पावरफुल थे। इस कारण से जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास के, उनको उनका सबॉर्डिनेट बना दिया गया, मतलब उनके अंदर काम करना पड़ेगा। जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर हैं उनको बंगाल के गवर्नर के अंदर काम करना पड़ेगा। दूसरा या तीसरा प्रोविज़न इसमें दिया था सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता। अगर मान के चलो कोई रूल है, अगर कोई इसको वायलेट करता है तो इसका इसका जस्टिस कहाँ मिलेगा? इसके लिए एक कोर्ट भी होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता। इस कारण से इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। एक बात और, ये वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो आज हमारे दिल्ली में है, ये उस एक्ट के अंदर एक कोर्ट बनाया गया था जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट रखा गया था। इस एक्ट में कहा गया जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय लोग थे उनको प्राइवेट ट्रेड नहीं करना है और घूस ब्राइब नहीं लेना है। और एक बॉडी का फॉर्मेशन किया गया जिसका नाम है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगी? जो कंपनी है उसके रेवेन्यू मैटर्स को, उसके सिविल मैटर्स को और उसके मिलिट्री मैटर्स को कंट्रोल करेगी और रिपोर्ट करेगी ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो यहाँ तक हमारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि कोई भी एक्ट आता है, कोई भी लॉ आता है तो अपने आप में तो परफेक्ट होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम उसके अंदर होता ही है। इस कारण से इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया और एक नया एक्ट आया जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। देखो फ्रेंड्स, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक फ्रेंड की तरह आपको बता रहा हूँ। एक ऐसा फ्रेंड जो एग्ज़ाम से 5 मिनट पहले आपको सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, जो आपका जितना भी डाउट होता है उसको क्लियर कर देता है, और आप उसको पढ़ के एग्ज़ाम में जाते हो और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हो। तो मैं आपका उस फ्रेंड की तरह हूँ जो आपका हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, यहाँ पर जज मत करना मुझे, ओके। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट। ये कब आया था? 1784 में। इतना एग्ज़ाम में डेट नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए, ठीक है। टू रेक्टिफाई डिफेक्ट्स ऑफ प्रीवियस एक्ट, मतलब जो पुराना एक्ट था उसमें जो कुछ फॉल्ट था उसको रेक्टिफाई करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। फर्स्ट टाइम आपको पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? एक ट्रेडिंग कंपनी थी और अब पॉलिटिकल फंक्शन भी प्ले करना शुरू कर दी थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि उनका जो ये कमर्शियल रोल है और उनका जो पॉलिटिकल रोल है उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दें, उसको हम डिस्टिंग्विश कर दें। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 का था उसके थ्रू हम वो कर रहे हैं। फिर एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था उसके अंदर इस बॉडी को बनाया गया था। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो क्या करेगा? कंपनी का कमर्शियल अफेयर्स कंट्रोल करेगा। वो क्या करेगा? कंपनी का कमर्शियल अफेयर्स कंट्रोल करेगा। और एक नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो क्या करेगी? कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स कंट्रोल करेगी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट आ गया था। और फर्स्ट टाइम जो ब्रिटिश पोजीशन था इंडिया में उसको ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहा गया। जिस एरिया में ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था उसको ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहा गया। अब जो हमारा चार्टर एक्ट या फिर जो रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा था हर 20 साल के गैप पे आ रहा था, लेकिन 1773 मैंने आपको बता दिया, 1784 बता दिया, लेकिन 1793 में भी एक एक्ट आया था, ओके। फिर 1813 में भी आया था, लेकिन उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ जिससे हम कहें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट था। फिर एक एक्ट आया 1833 में। ये एक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस एक्ट के आने के बाद से इतना तो तय हो गया था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो अपना अपना जो यहाँ कंट्रोल था इंडिया के ऊपर, अब उसको सेंट्रलाइज कर रहे थे। मतलब सेंट्रलाइजेशन का सीधा एक अर्थ होता है शिफ्टिंग ऑफ पावर फ्रॉम डिफरेंट एंटिटी इनटू द हैंड ऑफ वन एंटिटी। मतलब जितने भी आपकी बॉडी है उससे आप पावर स्नैच करके एक बॉडी को दे रहे हो। और यहाँ पर आप देखो, जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, कौन थे? उसका नाम मैंने आपको बताया है, कमेंट सेक्शन में जाके नीचे लिख दो। जो हमारे गवर्नर जनरल थे बंगाल के, अब वो बन गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पे टर्म देखो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब वो अपना जो एग्जिस्टेंस था उसको सेंट्रलाइज कर रहे हैं। और जो पहला गवर्नर जनरल था इंडिया का, कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये नाम भी आप याद करके रख लीजिए। यूपीएससी तो डायरेक्ट नहीं पूछेगी, लेकिन पीसीएस के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है।
जैसा कि हमने क्या पढ़ा था कि 3 एरिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। पहला था बंगाल, दूसरा था मुंबई, तीसरा था मद्रास। तो और बॉम्बे और जो मद्रास था उसको तो हमने पहले ही एक्ट में देख लिया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, कि वो अब सबॉर्डिनेट हो गए थे बंगाल के। और इस एक्ट में क्या किया गया, उनका जो लेजिस्लेटिव पावर था, जो लॉ बनाने का पावर था, उसको भी ले लिया जाता है उनसे। तो आप देख रहे हैं पावर कैसे सेंट्रलाइज हो रहा है इन वन हैंड। ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी कंपनी थी जो अभी तक एक कमर्शियल बॉडी थी, जो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, अब प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी। अब वो गवर्नेंस देखेगी, वो हमारे कंट्री का सोशल बेनिफिट देखेगी, और ऐसा काम करने वाली थी। ठीक है। और चार्टर एक्ट जो था 1833 का, उसमें एक कोशिश किया गया कि जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, उसको ओपन किया जा सके और उसमें इंडियन लोग भी अपना अटेम्प्ट दे सकें। लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बॉडी थी, उन्होंने कहा कि नहीं भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना हाई पेइंग जॉब है, इतना रिस्पेक्टफुल जॉब है, हम तो ये जॉब ब्रिटिशर्स को ही देंगे। भैया ये बात तो गलत है। आप हमारे देश में आके एक पोस्ट का क्रिएशन करते हो और कहते हो कि आप हमारे देश के लोग को नहीं दोगे। ये तो गलत बात है ना। चलो ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 आया। फिर चार्टर एक्ट 1853 आया उसके बाद। आप कह सकते हो कि जितना भी चार्टर एक्ट था उसमें ये लास्ट वाला चार्टर एक्ट था, क्योंकि जितना भी चार्टर एक्ट आता था उसमें उस एक्ट को 20 साल तक के लिए वैलिड माना जाता था। लेकिन जो चार्टर एक्ट था 1853 का, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि ये एक्ट कब तक के लिए वैलिड है। क्योंकि आप सबको पता है कि 1858 में क्या हुआ था, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। और फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद कंपनी रूल नहीं कर रही थी इंडिया को डायरेक्टली। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वहाँ पे, जो क्वीन थी वहाँ की, अब वो डायरेक्ट इंडिया को कंट्रोल करने वाले थे वो लोग। तो चलो इसके भी प्रोविजंस को देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल। मैंने तो आपको पहले बताया था, जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था उसमें कौन थे, एक गवर्नर जनरल हुआ करते थे और 4 अदर लोग थे। तो अब इस टाइम डिसाइड किया गया कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन तो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ लेजिस्लेटिव फंक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इंडिया जैसे कंट्री को आपको रन करना है तो आपके पास एक अच्छा खासा लॉ होना चाहिए, एक लेजिस्लेटिव बॉडी होनी चाहिए जो इसके लिए लॉ फॉर्म कर सके। ठीक है। और आप देखिए, जो लेजिस्लेटिव बॉडी का फॉर्मेशन किया गया, जो लेजिस्लेटिव जनरल काउंसिल का फॉर्मेशन किया गया, उसमें कितने मेंबर थे, 6 लोग थे। और उसको हम लोग इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है, या फिर यही है, जो ब्रिटिशर्स लोग जो एक पार्लियामेंट था ब्रिटिश में, लंदन में, उसी सिस्टम के आधार पर हमारे देश में भी एक मिनी पार्लियामेंट का फॉर्मेशन किया गया। जब आप लक्ष्मीकांत बुक पढ़ोगे तो आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड ओपन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। मैकॉले का नाम तो आप लोग जानते हैं, जो हमारे देश की जो नई शिक्षा नीति थी मैकॉले ने बनाया था। तो मैकॉले ने सजेस्ट किया, देखिए गवर्नर जनरल साहब, अब ऐसा करते हैं कि अगर इंडिया को रन करना है तो इंडियन लोग को भी हम सिविल सर्विस में ले लेते हैं। भैया आपको इंडियन को कंट्रोल करना है, इंडियन को गवर्न करना है, और इंडियंस हो नहीं है, तो फिर कैसे होगा, फिर उनकी समस्या को कौन समझेगा। क्योंकि बेसिकली सिविल सर्वेंट का काम तो यही है, होता है कि वो पब्लिक की समस्या को समझें, उनका सॉल्यूशन करें। ठीक है। यहाँ पे ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके टर्म को एक्सटेंड किया गया, लेकिन ये नहीं कहा गया कि ये एक्ट कब तक वैलिड होगा। ठीक है। फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, इसमें 6 मेंबर थे, मैंने आपको बताया, उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन भी होने लगा। मतलब कि हमारा जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था उसमें 4 जो मेंबर थे, 4 मेंबर जो लोकल गवर्नमेंट था, लोकल गवर्नमेंट में जो प्रोविंस लेवल पे गवर्नमेंट था, एक तो आपके गवर्नर हो गया बंगाल के, उनके अंदर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिसमें 4 मेंबर हैं, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसमें 6 मेंबर हैं, और उस 6 मेंबर में सिर्फ 4 मेंबर होंगे जो बाकी छोटा छोटा प्रोविंस है, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, बंगाल हो गया और आगरा हो गया, वो नॉमिनेट करेंगे एक एक मेंबर को। और फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है हमारे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और इस चैप्टर के ऊपर जो एमसीक्यू है, यहाँ तक से तो यूपीएससी ने आज तक नहीं पूछा है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से। लेकिन कुछ कुछ एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मॉडले मिंटो रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये 3 एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ एक दो और एक्ट बचा है जिसको मैं कल कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद ये वाला चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मैंने आपको 2 पन्ना पढ़ाया है लक्ष्मीकांत का। तो आप ऐसा करना कि इस लेक्चर को देखना, फिर उस 2 पन्ने को अच्छे से पढ़ लेना।
और एक मैं आप लोग से एक प्रॉमिस करता हूँ कि जो लेक्चर बनेगा काफ़ी छोटा बनेगा। आज पहला क्लास है इसलिए थोड़ा सा मैंने भाषण दे दिया है, और नेक्स्ट क्लास ऐसा कोई भाषण नहीं होगा, नो बकवास, सीधा काम का बात। और जल्द ही हम कोशिश करेंगे कि 30 to 40 आवर्स में पूरा लेक्चर मैं कंप्लीट कर दूं लक्ष्मीकांत। एटलीस्ट इतना तो पढ़ा दूं, अगर उसके बाद अगर आप 2 बार बुक पढ़ें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाए। और कल से एमसीक्यू भी आने लगेगा, और वीक में 2 मेंस के क्वेश्चन भी मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा। तो गाइस, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, जो मैंने आपको कहानी कही अगर आपको अच्छा लगा हो, तो जाते जाते चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। अगर आपको लगता है कि इतना आसान भाषा में मैंने आपको पढ़ाया और आपको समझ में आ गया, तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। क्योंकि कहा जाता है कि ज्ञान को जितना बांटोगे उतना फैलता है, ज्ञान को आप जितना बांटोगे उतना बढ़ता है। तो चलो, थैंक यू गाइज़, आज मेरा पहला क्लास था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो बाय, टेक केयर। In this time of pandemic, take care of yourself and your family. Get vaccinated as soon as possible. Bye.